शर्मा और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। सियासी पार्टियों के नेता सत्ता हासिल करने के लिए तमाम दांव पेच आजमा चुके हैं। राजनीति की बिसात पर दल बदल की सियासत भी तेज हो गई है। रैली और आम सभा के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। चुनावी महाकुंभ में इस वक्त राफेल, राम मंदिर, एयर स्ट्राइक जैसा मुद्दा गरमाया हुआ है। लेकिन देश के युवा आखिर क्या चाहते हैं? युवाओं, नौजवानों के लिए कौन सा मुद्दा अहम है? सवाल उठता है कि क्या दुनिया भर में ग्लोबल पावर के रूप में उभरता भारत अपने युवाओं के सपनों को पूरा करने के काबिल बन पाया है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम सिरोही में सीआईटी कॉलेज कैंपस में युवाओं के बीच में पहुंचे। इस प्रोग्राम के जरिए हमारा मकसद युवाओं की आवाज को धार देना है। यहां के नौजवानों ने बेबाक अंदाज में अपनी राय रखी। देखिए आप भी। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है। सियासी दल मुद्दों के आसरे एक बार फिर से चुनावी मैदान में सत्ता के शिखर पर पहुंचने की होड़ में हैं। राजस्थान के लिए आम चुनाव इस बार कई मायनों में खास है। मौजूदा हालातों में सीमा पर पाकिस्तान के साथ तनातनी का मुद्दा भी इस बार अहम होने वाला है। विपक्षी दल चुनाव में सत्ता पक्ष को पटखनी देने के लिए राम मंदिर, राफेल और इसके जैसे कई मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इन सब के बावजूद 2019 के आम चुनाव में युवा वोटर्स की भूमिका सबसे अहम है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए भले ही ये तमाम मुद्दे मायने रखते हों, लेकिन नौजवानों के लिए कौन सा मुद्दा अहम है, ये बड़ा सवाल है। 2019 में नई सरकार से युवाओं की उम्मीदें क्या हैं? क्या युवाओं के सपने पूरे होंगे? इन सवालों के जरिए नौजवानों की सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम आज सिरोही के सीआईटी कॉलेज कैंपस में युवाओं के बीच जा पहुंची। राजस्थान का आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है सिरोही। सिरोही जिले में लंबे समय से पेयजल की समस्या है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर बीजेपी के देवजी एम पटेल सांसद हैं, जो लगातार दूसरी बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। सांसद देवजी पटेल की संसद में मौजूदगी 81.62% रही है। देवजी पटेल ने कुल 562 सवाल पूछे और 196 बहस में हिस्सा लिया। सांसद विकास निधि से सांसद ने क्षेत्र में विकास के कामों के लिए संसदीय कोष का 60.8% खर्च किया है। इस सीट पर ज्यादातर बीजेपी का ही दबदबा रहा है। जालोर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीट आती हैं, जिनमें जालोर जिले की 5 और सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट शामिल हैं। विधानसभा की 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। एक सांसद के तौर पर क्या देवजी पटेल नौजवानों की उम्मीदों पर खरा उतर पाए? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने चलिए सीधे चलते हैं अब युवाओं के बीच। नमस्कार, मैं हूं साकेत गोयल और यंग इंडिया में आपका स्वागत है। इस समय यंग इंडिया की टीम पहुंची है सिरोही जिले में और हम खड़े हैं आबू रोड के सीआईटी कॉलेज में। हमारे बीच में है युवा। इनसे जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर ये क्या सोचते हैं, इनके विचार क्या हैं, क्योंकि इस आगामी लोकसभा चुनावों में युवाओं की भूमिका अहम होगी। इन्हीं को जानने के लिए हम इनसे 5 प्रश्न करेंगे और 5वां प्रश्न पर इनसे जानेंगे उसके जवाब कि ये क्या कहते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर, इनकी सरकार से उम्मीदें क्या हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा कि 2019 में ये देश में कैसी सरकार चाहते हैं। दूसरा सवाल होगा सरकार से आपकी उम्मीदें क्या हैं। तीसरा प्रश्न होगा आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। चौथा प्रश्न होगा अगर आप एक दिन के प्रधानमंत्री बनते तो क्या करते। 5वां प्रश्न होगा आपकी कसौटी पर खरा उतरा या नहीं। इन्हीं 5 सवालों को जानने के लिए हम इनके बीच में पहुंचे हैं और पहले प्रश्न पर हम जाएंगे और पूछेंगे कि 2019 में ये कैसी सरकार चाहते हैं। आप 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं? 2019 में मैं जो एजुकेशन को आगे बढ़ाए और लेडीज के लिए मतलब अच्छे लॉ वगैरह बनाए, जो भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री 2023 में बदल सके, मुझे ऐसी सरकार चाहिए। जो वुमेन्स के लिए सेफ हो ऐसी।
आप कैसी सरकार चाहते हैं? जो साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चरल, इन सब फील्ड में इंडिया को और आगे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, और जो अभी फिलहाल टेररिज्म का जो चल रहा है उसको अच्छे से हैंडल कर सके अभी फिलहाल। आप बताइए, आप कैसी सरकार चाहते हैं? मैं तो ऐसी सरकार चाहता हूँ जो एजुकेशन पे पूरा एक बार रिसर्च करे कि जो सब्जेक्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उस पर पूरा रिसर्च किया जाए कि बीटेक के अंदर कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो पढ़ाने चाहिए कि नहीं पढ़ाने चाहिए, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो बिना फालतू पढ़ाए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं है। केतली से लेके स्टेज तक का सफर हम फिर से मोदी सरकार ही चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसी सरकार हमारे देश में बने जो देश के युवाओं को, जो स्टूडेंट है, उन सबको आजादी दे सके। उनकी मर्जी हो जब वो कॉलेज जाए, उनकी मर्जी हो जब वो एग्जाम दे, और उनको पूरी तरह से फ्रीडम होनी चाहिए। सर मोदी सरकार चाहते हैं सर जो युवाओं के पक्ष में सर सरकार हो और युवाओं की बात सुने, और युवा के हाथ में होनी चाहिए सरकार। सर मोदी सरकार होनी चाहिए सर। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि हमारे देश में अलग अलग अवसर पैदा करे रोजगार के, जो कि आजकल हमारे देश में बेरोजगारी की जो कि समस्या बहुत बड़ी है, इसके लिए हमारे नए नए रोजगार के अवसर पैदा करे, ऐसी सरकार चाहते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है कि सरकार से इन युवाओं की उम्मीदें क्या हैं? सरकार से किस तरह की उम्मीदें ये युवा करते हैं? आपकी उम्मीदें क्या हैं? सर हमारी ये उम्मीद है कि सबको सर युवाओं को रोजगार मिले, और ये जो सर आरक्षण चल रहा है इसको सर ज़्यादा खत्म किया जाए ताकि लोगों के बीच में मतभेद ना हो। और चाहता हूँ मैं ये कि आरक्षण उन्हीं को दिया जाए जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है। सर हमारी उम्मीद ये है कि सर जितना हो सके एजुकेशन फील्ड, रिसर्च फील्ड है उसको बढ़ावा मिले। और सर एक मुद्दा और है सर, जो कश्मीर मुद्दा है जल्द से जल्द मुद्दा खत्म हो सर, बस हमारी ये उम्मीद है सर। तो आरक्षण को खत्म किया जाए, हमारे जो है युवा सेना उनको पूरा रोजगार मिले। आपकी क्या उम्मीद है? सर हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि जो इंडिया का टैलेंट है वो इंडिया में ही वर्क करे, फॉरेन में न जाए ज्यादा पैसे के चक्कर में। और जो मतलब इंडियन की टैलेंट है वो हिडन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आरक्षण की वजह से। तो हम चाहेंगे कि आरक्षण की वजह से, मतलब जैसे आर्मी में आरक्षण नहीं लगता वैसे किसी भी फील्ड में आरक्षण उस दर्जे पे दिया जाए जो पॉवर्टी लाइन है उसके अकॉर्डिंग आरक्षण मिलना चाहिए। और पहला तो एजुकेशन है, एजुकेशन को और बेहतर किया जाए, और जो भी मतलब आरक्षण तो पूरा खत्म होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और जो मतलब मिले जिसको जरूरत हो उनको। जैसा कि सब बोल रहे हैं एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एजुकेशन को तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है पर रोजगार नहीं मिल पा रहा। हर इंसान एजुकेट तो हो रहा है पर उसमें नौकरी नहीं मिलेगी तो एजुकेट करके क्या करेगा वो। तो नौकरी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? युवाओं के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? सपनों का भारत जैसे बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाए, और जो भी अपने जो शॉर्ट जो लोगों को नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। और जैसे जो गरीब है उसको काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, उनकी आगे बढ़ने की। जैसे पढ़ना चाहते हैं तो आगे पढ़े, और आगे कोई नौकरी करना चाहता है करे, और आगे जो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हो। सपनों का भारत से बेसिकली मतलब ये होता है कि जो लोग हैं, जो कंट्री के सिटीजन हैं, वो सब खुश रहने चाहिए। मेन चीज तो ये होती है कि लोग वहाँ के खुश हो अपनी सरकार से, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो सरकार ही हमारे पर करती है। वी आर यूथ, और हम ही हैं जो बिल्डअप है नेशन के। तो हमारे लिए उनको मेन फोकस है कि अब आने वाली जनरेशन है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर। मेरे हिसाब से जो इंडिया होना चाहिए वो एक डेवलप कंट्री होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आजकल जो ग्लोबलाइजेशन है वो इतना बढ़ चुका है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, तो कोई भी जो है वो बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। और जो पॉवर्टी जैसे बताया इसने कि पॉवर्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि सारे जितने भी पॉइंट्स है कि हम फुलफिल कर सके और एक इंडिया को एक बेटर कंट्री बना सके। ऐसा बोला जाता है कि जैसे भारत किसान और खेती में सबसे आगे, पर आजकल भारत के किसान है वो सबसे ज्यादा अपने आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबको इक्वेलिटी मिले, और जैसे रिजर्वेशन का बढ़ता जा रहा है तो रिजर्वेशन के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉलेज के हिसाब से लोग आने चाहिए। तो मेरा सपनों का भारत जहाँ पे लोगों के पास स्किल्स हो, वो रिजर्वेशन के बेसिस पे आगे ना बढ़े। मेरा सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए। आई एग्री विद सर। मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि मतलब कि सबको इक्वलिटी मिले, किसी को ऐसा नहीं है कि कोई रिजर्वेशन के बेस पे ज्यादा आगे निकल जाए। आजकल एजुकेटेड स्टूडेंट सुसाइड इसीलिए कर रहे हैं। मेरा सपनों का भारत वो होना चाहिए जिसमें हर किसी के सपने पूरे हो। पहली बात तो आजकल लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन है, गरीबी है, अमीरी है, माना सब है, लेकिन काबिलियत नाम की एक चीज होती है। जो काबिल होता है उसको सब कुछ करने को मिलेगा। आज की जो सरकार है, आज का जो युग है, उसमें जो काबिल है वो हर चीज कर रहा है। मैटर नहीं करता वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसका वॉट एवर रिलीजन क्या है डज नॉट मैटर। इट्स ऑल अबाउट कि हर इंसान का सपना पूरा होना चाहिए। तो आई थिंक जो एक नई चीज होनी चाहिए इस नए भारत में वो ये होनी चाहिए कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अब हमारा चौथा प्रश्न है कि यदि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ये क्या करेंगे? इसी को जानते हैं। यदि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करेंगे? देखिए सर, वैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं ये चीजें। अगर एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ तो मेरी अपेक्षा यही रहेगी जितना कम से कम हो सके करप्शन उस दिन हो।
और दूसरा ये जो कश्मीरी मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया का कश्मीरी मुद्दा। ये मुद्दा जितनी जल्दी खत्म हो सके उसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे को एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं एक यूथ कमेटी गठन करूंगा और यूथों की मतलब क्या है डेमोक्रेसी में मैं क्या चेंज कर सकता हूँ वो मैं पूछूंगा, क्योंकि यूथ है वही हमारा फ्यूचर है और जो यूथ बोलेगा वही होगा। सर अगर मुझे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है तो सबसे पहले जो हमारे देश का मुद्दा है वो है कश्मीर का। वहाँ पे आर्टिकल 370 पोस्ट कर रखी है सर, क्योंकि सर ज्यादातर देखते हैं कि कश्मीर में टेररिस्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं सर। वहाँ पे इंडिया चाहते हुए प्राइम मिनिस्टर सर कुछ डिसीजन ले नहीं पाते, क्योंकि वहाँ का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग राइट्स है वहाँ के। तो सबसे पहले जरूरी है कि 35A आर्टिकल्स में कुछ इम्प्लीमेंट करके और वहाँ पे 370 को हटाने की जरूरत है। आप बताइए, जैसे देश में दंगे हो रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार की वजह से, करप्शन की वजह से रहा है। सबसे पहले भ्रष्टाचार करप्शन इसको दूर करेंगे, इससे कि आगे जो पीछे है, जो कमा नहीं पा रहे वो कमा पाएंगे। भ्रष्टाचार जितना दूर होगा उतना होगा। जिस सपने को सोच के जो संविधान बनाया था उस सपने को मैं पूरा करूंगा। सर इफ मुझे एक दिन का PM बनाया जाए तो फर्स्ट तो मैं सर ऐसी एक कमेटी का जो करूंगा जो परमानेंट रहेगी और वो उसमें नए डेवलपमेंट और प्लस टेक्नोलॉजी का ध्यान रखेगी। और जो टेक्नोलॉजी के नाम पे जो जितने भी धांधली चल रही है, जो भी कॉलेज है खाली टेक्नोलॉजी के नाम पे, आर्ट्स कॉलेज के जैसे उनका रुख है, जो इंजीनियरिंग के नाम पे एक धब्बा है, तो उन कॉलेजों को एक जड़ से मैं फिनिश करवा दूंगा ताकि देश का फ्यूचर बन सके। अब हमारा 5वां सवाल होगा कि आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा या नहीं, उन्होंने आपके क्षेत्र में कार्य किए या नहीं। आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। सड़कें सर अभी भी जैसी थी वैसी की वैसी है सर। लाइट ही नहीं है सर रोड के ऊपर। बेरोजगारी है सर। नहीं सर, जो जितनी उम्मीद थी उस वैसा काम नहीं हुआ है सर। आप बताइए। हाँ सर, अभी भी बहुत कमी रह गई है। ऐसे काम तो किया है लेकिन फिर भी कमी है। जैसे नेटवर्क नहीं लगे, पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही पड़े, नेटवर्क नहीं आते, तो वहाँ से कोई भी ऐसी समस्या आ जाए या फिर कोई बीमार हो जाए, फिर वापस लाना और हॉस्पिटल में ले जाने के लिए सड़कें नहीं बनी तो दिक्कत आती है वहाँ से लाने के लिए। सर मेरे हिसाब से देवजी पटेल वैसे अच्छे सांसद है वैसे, क्योंकि वो आम लोगों की बातों को आगे तक पहुंचाते हैं और वैसे किसानों के बारे में भी इन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है। मेरे हिसाब से देवजी भाई एक ऐसे युवा है जो लोगों की एक छोटी छोटी बातों को भी आगे तक पहुंचा देते हैं। आप बताइए। हमारे हिसाब से तो सांसद ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो रोड पर गड्ढे थे उन गड्ढों की जगह डामर भरवाया है और सुबह सुबह टंकी में पानी भी साफ आने लगा। मेरे ख्याल से सांसद ने अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के हिसाब से उन्होंने सड़कें बनाई हैं। मैंने आबरू में खुद देखा है, बाथरूम्स बनवाए हैं लोगों के लिए, LED TV लगाई है जिसके अंदर बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से काम हुआ है। मेरे हिसाब से भी हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या फिर रोड की समस्या हो, और एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत अच्छा काम किया। आपके सांसद आपकी कसौटी पे खरे उतरे? जी हाँ, बिल्कुल हमारे सांसद हमारे कसौटी पे खरे उतरे। देवजी भाई एम पटेल बहुत ही अच्छे सांसद है। वो हम आम लोगों से मिलकर जब भी यहाँ आते हैं, हम लोगों के बीच में हमारी समस्याएं सुनते हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे देश को प्रतिनिधित्व करते हैं पार्लियामेंट में। तो इन युवाओं ने बताया कि किन्हीं बातों पर इनके सांसद खड़े उतरे हैं और किन्हीं बातों पर नहीं। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। खेती करते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो खेती नहीं कर रहे, सिर्फ जमीन लेके बैठे हैं, उसी पे दूसरों को जो मजदूर बना के उनका काम करा रहे हैं, तो उनके लिए नहीं होनी चाहिए। ये शिक्षा अलग अलग ना होके सब जगह एक ही शिक्षा होनी चाहिए, ताकि सारे के सारे जितने भी विद्यार्थी है वो एक दूसरे को ऐसा कंपेयर ना करे शिक्षा के हिसाब से। ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। अब हम 5 मुद्दे हैं, 5 मुद्दों पर बहस करेंगे कि उस पर युवाओं की सोच क्या है। तो हम 5 मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच में जाएंगे। पहला मुद्दा होगा कि किसी भी तरह की कर्ज माफी कितनी जायज है, पहला सवाल होगा। दूसरा मुद्दा होगा आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं। तीसरा मुद्दा होगा देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत है। चौथा होगा मुद्दा इस बार कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहेगा। और 5वां है हर 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी को आप कैसा मानते हैं। तो ये 5 मुद्दे हैं, इन्हीं पे हम बहस करेंगे। तो पहला मुद्दा है कि किसी भी तरह की कर्ज माफी कितनी जायज है। कर्ज है मतलब एक तरह से गलत पॉइंट है, क्योंकि जैसे किसान से अगर कर्ज लिया जाता है तो एक वही गलत पॉइंट होगा, क्योंकि वो कमाता है अपनी मेहनत से और वही अगर वो डोनेट कर देता है तो उसके पास क्या बचेगा। तो इसलिए मेरा विचार कि कर्ज को माफ कर देना चाहिए, ताकि जो किसान है जो कमाता है वो बचा सके और अपने आगे काम यूज कर सके, जो भी अपने आगे काम के लिए यूज करना चाहता है तो वो यूज कर सके। आप बताइए। मेरे हिसाब से कर्ज माफी करना बहुत जरूरी है। किसान आज मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है तो किसान का, ठीक है। किसान क्या होता है कि आज जो कर्ज उसके ऊपर है वो यदि वो नहीं चुका पाता है तो वो कर्ज बढ़ता जाता है। तो मेरे हिसाब से कर्ज माफ करना बहुत जरूरी
भी किसान का, ठीक है सर। बात यह है कि जैसे अभी सरकार कहती है कि हमने ये कर्ज माफ कर दिए, वो कर दिए, उसमें यह है कि जैसे कई सारे किसान हैं, उनको कर्ज माफी के नाम पे 2 रुपए और 4 रुपए तो खाते में आ जाते हैं। तो बात यह है सर कि वैसे किसानों के लिए कर्ज माफ होना जरूरी है, उनके पास बचता ही क्या, कई बार मौसम की मार से, किसी और कारणों से कई बार उनका मतलब सब नष्ट हो जाता, वैसा हो जाता है। तो किसानों को जो कर्ज है सरकार को माफ करना चाहिए, जिससे कि जो किसान है वो उठ सके, कुछ ऊपर आ सके। आप बताइए। ये सही है, कर्ज माफ होना चाहिए, पर किसानों का होना चाहिए। किसान जो हर को उगा के दे रहे हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है, उनके लिए तो होना चाहिए कर्ज माफ। बस उन दूसरे लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जिनके लिए और भी सरकार कभी कभी हो ही जाता है, जैसे कोई पैसा लेके भाग गया, वो उसका क्या करेंगे। इसलिए कर्ज माफी अच्छी है। कर्ज माफी तो होनी चाहिए, क्योंकि कोई लोग होते हैं जो किसानी तो खेती करते रहते हैं, लेकिन कोई लोग होते हैं जो उनका सिर्फ खेत होता है लेकिन वो खेती करते नहीं। तो इस प्रकार से जो खेती करते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो खेती नहीं कर रहे, सिर्फ जमीन लेके बैठे हैं, उसी वैसी दूसरों को जो मजदूर बना के उनका काम करा रहे हैं, तो उनके लिए नहीं होनी चाहिए। अब हमारा दूसरा मुद्दा है कि आरक्षण कितना सही है, आरक्षण होना चाहिए या नहीं। तो इसी के बारे में जानते हैं युवाओं से, आरक्षण कितना जायज है। मेरे हिसाब से आरक्षण बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की बात करें तो हर कोई युवा वैसे मतलब कि हर कास्ट की बात करें तो लगभग सब एक ऊपर लेवल में आ गए, ठीक है। और आरक्षण की बात करें तो एक जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती, एम्प्लॉयमेंट की कमी रह जाती है, ठीक है। और जैसे ST SC वालों तो उनको नॉलेज नहीं होने के बाद भी उनकी नौकरी मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में आगे बात करें तो शिक्षा में भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, क्योंकि ऐसे टीचर है जिनको मतलब कि बिल्कुल कुछ आता नहीं है, वो भी पढ़ाने जाते हैं। तो उसके हिसाब से बात करें तो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए इतना जितना मिल रहा है आज। आरक्षण मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत सारा होता है जिन लोगों को जैसे कुछ आता नहीं है वो भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और जो जिनको आता है, जिनको मतलब टैलेंटेड है, वो पीछे हट जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आरक्षण नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आरक्षण अगर जरूरी है तो वो BPL से जो मतलब बिलो प्रायोरिटी लाइन है उनके नीचे है, क्योंकि आरक्षण की वजह से हम जैसे कई सामान्य वर्ग के लोग कई क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं अपनी योग्यता होने के बावजूद। तो इस वजह से हमको कई देखने पड़ते हैं ऐसे कि नहीं हम ये कर सकते हैं, बट वो नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से तो आरक्षण बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण के कारण मतलब जो जनरल लोग हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलता है वो लोग बहुत परेशान होते हैं। जो लोग अच्छे एजुकेटेड है या जो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसके बावजूद भी उन लोगों को नौकरियां वगैरह नहीं मिलती है। तो इसलिए आरक्षण को बिल्कुल हटा देना चाहिए, सबको इक्वलिटी होनी चाहिए। आप बताइए, आरक्षण कितना सही है। आरक्षण बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जाति के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है, जबकि जो BPL में उनको आरक्षण मिलना है। मेरे ख्याल से आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण की वजह से जो लोग अच्छा एजुकेटेड है या जो लोग बहुत पढ़ते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है। तो जॉब्स मेरिट्स के बेसिस पे मिलना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि जाति के बेसिस पे मिल रही है जॉब। तो आरक्षण तो हटा ही देना चाहिए एक तरीके से। देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत है या नहीं। देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। जी बिल्कुल है। देश के जो शिक्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है। जैसे कि सरकारी स्कूलों में जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं, और जो फ्री स्कूलिंग है वो वहाँ पे पैसों में मिल रही है। जहाँ तक हमारे सरकार ने किया हुआ है कि जो शिक्षा होती है वो सबको फ्री मिले, लेकिन लोग वहाँ पे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना भेज के प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सरकारी स्कूल का जो स्तर है वो धीरे धीरे गिर चुका है। आप बताइए। हाँ सर, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आजकल के बड़े बड़े नेता के जो बच्चे होते हैं उसको 5 स्टार होटल की जैसी फैसिलिटी दी जाती है प्राइवेट स्कूल में, और गरीब का बच्चा उस टूटे फूटे पत्रों के नीचे बैठता है। फिर बोलते हैं कि वो आरक्षण हटाओ, वो हटाओ, वो हटाओ। अगर उस बच्चे को उसी जगह पर अगर बैठा दिया जाए, और वही अगर ऐसा किया जाए जो नेता के बच्चे हैं उसको भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको भी अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा जाए तो या तो उसकी उस पोस्ट से निरस्त कर दिया जाए, या फिर जो अगर गवर्नमेंट में सर्वेंट जिसका है उस बच्चे को प्राइवेट में नहीं पढ़ाना चाहिए। बात है शिक्षा के स्तर की, तो देश के हर राज्य में सब जगह शिक्षा अलग अलग है। ये शिक्षा अलग अलग ना होके सब जगह एक ही शिक्षा होनी चाहिए, ताकि सारे के सारे जितने भी विद्यार्थी है वो एक दूसरे को ऐसे कंपेयर ना करें शिक्षा के हिसाब से, उन सबको एक जैसा ही शिक्षा का स्तर मिलना चाहिए। देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, आप क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इंडिया अंग्रेजों का गुलाम रहा है, तो उस वजह से लॉर्ड मैकाले ने इंडिया की जो पुरानी इंडिया पहले विश्व गुरु कहलाता था, उसके पास शब्द जितने भी बड़े बड़े चिकित्सक थे और वैज्ञानिक इंडिया में ही जन्म हुए थे। तो अब हमारी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बना लिया है कि 9 तक गवर्नमेंट स्कूल में हर बच्चा पास होके आ रहा है, बट वो खाली पास ही हो रहा है। जब 10th में आता है तो उसे अक्षर ज्ञान या अल्फाबेटिक नॉलेज भी बिल्कुल नहीं होता, नील होता है। तो हमें वही एक चेंज करके जो हमारे जो मेन जो जितने भी ग्रंथ हैं
उनको खाली लाइब्रेरियों में सजा के लिमिटेड रख दिया है, वो खाली देखने के लिए। बट आज भी अगर उनमें देखें तो बड़े बड़े जितने भी रिसर्च है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उनके फॉर्मूले और बेस उन्हीं ग्रंथों में से निकलते हैं, जितने भी हमारे वेद है। मैं टोटली डिसएग्री हूँ उसकी बात से। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में ही इतनी एबिलिटी हो या गवर्नमेंट स्कूल्स में ही इतनी अच्छी एजुकेशन मिले स्टूडेंट्स को, उतनी अच्छी फैसिलिटीज मिले जो प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है, तो मतलब प्राइवेट स्कूल्स टोटली तरह से हट जाएंगी। जब कोई बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद ही नहीं करेगा क्योंकि गवर्नमेंट में ही कम रेट्स में और बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, तो प्राइवेट स्कूल हट जाएंगी। दूसरी बात कि अगर हम कॉलेजेस का सिनेरियो देखने जाएंगे तो हमारे कॉलेजेस में टोटली हम लोग खाली थ्योरी पढ़ते हैं। अगर हम लोग इसका थोड़ा बहुत भी अगर हमको मतलब कंपनीज में भेजना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी स्टूडेंट को देनी चाहिए थ्योरी के हिसाब से। चौथा सवाल है कि इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहेगा, इसी को जानने के लिए इनसे पूछते हैं इस बार लोकसभा चुनावों में कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहेगा। सर, इस बार लोकसभा चुनावों में पॉजिटिव मुद्दा तो गवर्नमेंट के लिए ये रहेगा कि एक सवर्ण आरक्षण जो मिला है सवर्ण वर्ग को, तो वो एक पॉजिटिव रूप में आएगा बात। और प्लस ये जो भी सर्जिकल स्ट्राइक प्लस एयर स्ट्राइक जो हुई है इन 5 सालों के बीच में, तो ये इस गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। जो भी आतंकवाद पर जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जो आतंकवाद पनप रहा है उस पे, वो जो आरक्षण जैसे कि सवर्ण जाति को 10% दिया, जो 10% दिया, उससे वो तो खुश है। लेकिन ऐसे भी जो नॉन स्टॉप जो अपोजिट वाले भी होते हैं, जिसको अपोज भी करने वाला वो भी हो जाएगा। अगर अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो कर्ज माफी वाला मुद्दा है वो ज्यादा रहेगा। 3 मुद्दों के ऊपर बात ज्यादा हो रही है। एक तो आतंकवाद है, सेकंड है राम मंदिर, और तीसरी है जो भी योजना प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट की जा रही है, वो 3 मुद्दों के ऊपर ज्यादा बात हो रही है। आज आतंकवाद की बात करें तो ज्यादा इंडिया के अंदर ज्यादा आतंकवाद फैला रहा है, जो पाकिस्तान फैला रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा मतलब पूरी तरह खत्म किया जाए। और सेकंड बात करें तो जो राम मंदिर बनने वाला था इंडिया के अंदर, जो अभी तक राम मंदिर का कुछ अभी बात हो रही है, जो वापिस 8 हफ्तों का समय लिया गया है, ठीक है। जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा वो भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं सबसे पहले ये मुद्दा है कि मैं सबसे पहले आतंकवाद को हटा देना चाहिए। मतलब कि जैसे पाकिस्तान जैसे हिंदुस्तान पर अटैक करता है वो नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे दुश्मनी मेरे हिसाब से खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ का इस कंट्री का उस कंट्री का है तो इंसान ही आखिर इंसान को एक आपस में दोस्ती मिला के रखनी चाहिए, झगड़े वगड़े नहीं करने चाहिए। बहस के लिए हमारा 5वां सवाल है कि 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी कितनी ठीक है, इसी को जानते हैं युवाओं से। जो 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी है वो कितनी ठीक है। वो सही है। आई थिंक 5 इयर्स का टाइम स्पेन बहुत सही है, बिकॉज जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उनमें जो टाइम लगता है, इलेक्शन का जो टाइम पीरियड होता है वो काफी ज्यादा होता है, मतलब 4-5 महीने लग जाते हैं। 5 साल का टाइम स्पेन सही है। अगर कम होएगा तो जो भी उनके पॉलिसीज हैं वो इतनी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, और उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 5 साल परफेक्ट है। आप बताइए। मेरे ख्याल से कि जैसे सरकार आती है, नई सरकार आती है, उसको जो पुरानी व्यवस्था है देश की उसको समझने में और उसको ठीक करने में आई थिंक 5 साल का समय लगता है। और उसके आगे भी उसको अगर प्रोसेस करना है, आगे प्रोग्रेस करना है, उस चीज को, योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करना है, तो उसके लिए उसको नेक्स्ट टाइम भी आने की जरूरत होती है। अगर बदली जाएगी सरकार तो फिर वो व्यवस्था, वो टाइम पीछे आ जाएगा और उसको वापस वही से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप बताइए। सर, मेरे को लगता है ये 5 साल में जो सरकारें बदलने की सिस्टम है ये सही नहीं है, क्योंकि सर अगर आपको सरकार बदलनी है तो 5 साल के टाइम पीरियड में आपने उसको सरकार को एक बार मौका दे दिया, किसी ने आपको कुछ बहकावे की योजना रख दी कि ये योजना दे रहे हैं हम, वो दे रहे हैं, और आपने उसको 5 साल के लिए ला लिया। उसके बाद वो सरकार काम ही नहीं करेगी 5 साल, तो आप उस 5 साल के ड्यूरेशन में कुछ बस वेट करते रह जाओगे और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से 5 साल का जो ड्यूरेशन है वो बहुत सही है, क्योंकि जैसे पब्लिक है, जैसे हम लोग हैं, तो हमको पता है कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत है। तो उस 5 साल में ऑलमोस्ट सारे पब्लिक को पता पड़ जाता है कि कौन सी सरकार सही है और कौन सी सरकार नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बिल्कुल सही है 5 साल का जो ड्यूरेशन है। तो इन युवाओं ने बताया कि 5 साल में जो सरकार बदलने की परिपाटी है, किसी युवा ने बताया कि सही है और किसी ने बताया गलत है। तो ये था हमारा यंग इंडिया, और आगे का यंग इंडिया देखने के लिए देखते रहिए जी राजस्थान।